हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम कॉपी चेक करेंगे। सबसे पहले शुभम की कॉपी चेक करेंगे जो यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हैं अभी। और यूनिटी आईएएस से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप यूनिटी आईएएस के प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। अभी जो पीटी का प्रोग्राम चल रहा है, और अगर फाउंडेशन 2026 के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो ठीक है। पारदर्शिता व जवाबदेहिता के एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब आपको बताना है कि टिप्पणी करना, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, आपको कुछ एग्जांपल ये दिखाने पड़ेंगे कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये वाला। अरे कुछ अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल हो कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता एक दूसरे के पूरक नहीं है तो वो एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे। अब देखते हैं शुभम ने कैसे लिखा है। पारदर्शिता व जवाबदेहिता दोनों ही लोक प्रशासन का आधार है जो प्रशासक के नैतिक व समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। पारदर्शिता जवाबदेहिता का आधार। जब प्रशासक का निर्णय लेने की प्रक्रिया नीतियाँ एवं संसाधनों का वितरण आदि से संबंधित जनता के समक्ष प्रस्तुत तथा अभिकर्ता को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। उदाहरण आरटीआई में अधिनियम में पारदर्शिता ने संस्था और प्रशासक को जनता के प्रति जिम्मेदार ठहराया। जवाबदेहिता पारदर्शिता का आधार है। अगर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में घोटाले खुलासा हो, पारदर्शिता किंतु संसद कहीं कार्रवाई न करे, जवाबदेहिता नहीं तो वह प्रभावहीन है। ठीक है, दोनों मिलकर लोक प्रशासन को सक्षम बनाते हैं। पारदर्शिता जनता का विश्वास बढ़ाती है, जवाबदेहिता प्रशासन को उत्तरदायित्व सुधारात्मक बनाती है। दोनों मिलकर भ्रष्टाचार, अक्षमता और दमनकारी प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। अतः पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, जिसमें प्रशासन को जहां पारदर्शिता प्रकाश देती है तो वहीं जवाबदेही दिशा देती है। दोनों मिलकर एक नैतिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं। देखो शुभम, यहाँ पे ध्यान से समझो कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, आपने आर्गूमेंट देखो, टिप्पणी कमेंट करने का मतलब है यस, तो आप आर्गूमेंट दो। ठीक है, पर एक आध एग्जाम्पल आप वहाँ पे ये भी डालना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे का पारदर्शिता और जवाबदेहिता एकदम अलग भी हो जाती है, पर मोस्टली तो यस के सपोर्ट में ही आएगा। मेरा मानना है कि एक और एग्जाम्पल आपको डालना चाहिए था इसमें, तो ज़्यादा अच्छा रहता। 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट डालो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब मिनिमम तो 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर भी ठीक है। स्वयं सहायता समूह की संरचना और उसके कार्य पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। उसकी संरचना और उनके कार्यों पर। नाबार्ड के अनुसार स्वयं सहायता समूह कमजोर वर्गों, विशेषतः महिलाओं का एक छोटा स्वैच्छिक समूह है जो ऋण देने या बचत करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से संगठित होते हैं, जैसे मायराडा स्वयं सहायता समूह। ठीक है, आपने डेफिनेशन स्टैंडर्ड लिखी है, एक अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपको इसे संरचना बतानी है, उसके कार्य को विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। संरचना सदस्य संस्था सामान्य 10 से 20, नेतृत्व एक अध्यक्ष एक सचिव, सामूहिक निर्णय आधारित संचालन, वित्तीय आधार, सदस्य द्वारा नियमित बचत, आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज। ठीक है, पंजीकरण सहकारी समृद्धि एनजीओ के अंतर्गत, संस्था का समर्थन नाबार्ड एनजीओ आनारलम द्वारा। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करना, आत्मनिर्भर बढ़ाना, स्वस्थ जीवन सिस्टम सुधार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, सरकार कार्य को लागू करना, गरीबी से निपटान। ठीक है, कमियां क्या है? बुनियादी ढांचे की कमी है, गांव तक रेल व विद्युत तक सीमित पहुंच, उत्तर राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश में कम विकास, गरीबी, प्रशिक्षण संस्था निर्माण का अभाव, राजनीतिक स्तर से मंच बन गए हैं। निष्कर्ष कहा जा सकता है समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भर भारत के सपन भागीदार होने में इनकी भूमिका है, बशर्ते इनकी राजनीतिक हस्तक्षेप व प्रशिक्षण क्षमता के निर्माण के लिए आवश्यक कदम अपेक्षित है। देखो, विश्लेषणात्मक टिप्पणी करने का मतलब होता है संरचना। अगर आपको लगता है कि इस कंपोजिशन में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप कुछ वो रिकमेंडेड करो। अगर उनके कार्यों में कुछ कमी है तो उनमें थोड़ा सुधार भी अपेक्षित होते हैं। ठीक है, सरकारी सेवा देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन करना है, आप इस स्टेटमेंट को आपको क्लियरिफाई करना है कि कैसे ये है, बस जस्टिफाई करना आपको। सूचना संचार प्रौद्योगिकी ऐसी अवधारणा जो सेवाओं को नागरिक तक डिजिटल रूप में इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग आदि द्वारा पहुंचाती है, जैसे डिजी लॉकर। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपने शुरू किया है। वितरण के अंदर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग द्वारा मोबाइल के माध्यम से सेवा वितरण, ई टोल कलेक्शन। ठीक है, ई कोर्ट, वर्चुअल केस की सुनवाई, केस्ट, ई डिस्ट्रिक्ट, विभिन्न प्रमाण पत्र संस्था, भूमि अभिलेख शामिल। ठीक है,
राष्ट्रीय कृषि बाजार, बहुत अच्छा। टेलीमेडिसन, ठीक है। यूनिफाइड यूपी में कैशलेस पद्धति अपनाती हुई आधार भुगतान प्रणाली, लेकिन चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी है। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आप चैलेंजेस लिखते, ठीक है। आप चाहते तो चैलेंजेस कंक्लूजन में लिख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। साइबर अटैक, डिजिटल डिवाइड, ठीक है। गोपनीयता संबंधी बुनियादी ढांचे कमी, तकनीकी समस्याएं हैं, ठीक है। परिवर्तन का विरोध, ठीक है, अच्छी बात है। निष्कर्ष कहा जा सकता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी शासकीय सेवा वितरण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाते हैं। प्रधानमंत्री भी कंप्यूटर की कुंजी को हजारों लोगों को खुशी मानते हुए वर्तमान में डिजिटल भारत अभियान जैसी पहलों द्वारा इसकी चुनौतियों को कम कर बेहतर भारत निर्माण में कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो सिविल सर्विसेज की भूमिका है उनको मतलब कैसे डेमोक्रेसी को है उसको आगे बढ़ाते हैं। भारत के स्टील फ्रेम के रूप में वर्णित सिविल सेवक शासन व्यवस्था की रीढ़ है, जो नीति निर्माण से लेकर नीति के निष्पादन तक लोकतंत्र के मूल्यों को जमीन पर उतारते हैं, ठीक है। शुद्धिकरण में इनका क्या रोल है? नीति क्रियान्वयन में निष्पक्षता, पारदर्शिता। आयुष्मान भारत योजना का निष्पक्ष कार्यान्वयन विभिन्न वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ता है। कानून का शासन सुनिश्चित करना, जिलाधीश द्वारा धारा 144 का विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि शांति भी बनी रहे और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहे। लोक कल्याणकारी योजना की सेवा वितरण प्रणाली, पीएम किसान, पीएम आवास योजना, मनरेगा आदि नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया में भूमिका, वर्ष 2024 के आम चुनाव में लाखों सिविल सेवकों की निष्पक्ष सेवा के कारण विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की शांतिपूर्ण संपन्न। नागरिकों की शिकायत निवारण और सहभागिता को बढ़ावा। मध्य प्रदेश की लोक सेवा गारंटी एक्ट, वंचित वर्गों को आवाज़ देना। चुनौतियाँ भी है, ठीक है। लाल फीताशाही, राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार, नैतिक संसाधनों की कमी है, ठीक है। ध्यातव्य के लोक सेवक है जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में शासन निरंतरता बनाए रखते हुए लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं। इनकी चुनौतियों से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी के जैसे प्रयास सराहनीय हैं, ठीक है। अच्छा लिखा आपने, पॉइंट आप अच्छे लिख रहे हो। नागरिक अधिकार पत्र क्या है, इसको डिफाइन करना है। नागरिकों कल्याण में इसकी क्या भूमिका है, बस। जो कल्याण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार के आएंगे। किसी नागरिक अधिकार पत्र सरकार या किसी संस्था द्वारा नागरिकों को अथवा ग्राहकों के किए गए सेवा प्रदान संबंधी वचन का एक रूप है, ठीक है। घटक, गुणवत्ता, पारदर्शिता, मानक, विकल्प, पहुंच, जवाबदेहिता, शिकायत निवारण तंत्र, बहुत अच्छा। कल्याण भूमिका, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व। यदि पासपोर्ट सेवा का वादा 7 दिन तो देरी होने पर नागरिक शिकायत कर सकता है। सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार, संस्थाओं को अपने नागरिक अधिकार पत्र में नागरिकों की आवश्यकता अनुसार उचित गुणवत्ता की सेवा को रखना। नागरिक अधिकारों को बहुत करवाना, राशन कार्ड, आधार, जन्म प्रमाण पत्र सभी के लिए सीमा तय। शिकायत निवारण तंत्र की समस्या, आईटीआई अधिनियम में सेवा गारंटी अधिनियम, नागरिक अधिकार पत्र से प्रेरित। प्रशासन में नागरिक सहभागिता, सह-नीति निर्माण, भ्रष्टाचार में कमी, ठीक है। लेकिन अवसर नागरिकों को इसके लाभ प्राप्त में बाधा मिलती है, क्योंकि चुनौती क्या है? अधिकार पत्र कागजी पत्र बनकर ही रह गए। जवाबदेही व दंड का प्रावधान कमजोर है, नागरिक जागरूकता में कमी है। अतः नागरिक चार्टर जो लोकतंत्र के मजबूतीकरण के साधन भी हैं, सेवा वितरण में दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इनकी चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इन्हें कानूनी दर्जा देना अब इनके लिए जन जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, ठीक है। ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए, ठीक है। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज एज गवर्नेंस का संक्षिप्त रूप है, जिसे मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सरकारी सेवाओं प्रदान के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। विशेषता यह केंद्र राज्य की विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म है, उदाहरण आधार, डिजिटल और डिजी लॉकर आदि। मल्टी चैनल एक्सेस है, अर्थात मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर उपलब्ध है। एसएमएस और वेब के माध्यम से सेवा उपलब्ध है। मल्टीलिंगुअल, जैसे हिंदी अंग्रेजी सपोर्ट करता है, भाषाई बाधाएं कम करता है। सिंगल लॉगिन, सरल प्रक्रिया है। सुरक्षा व गोपनीयता, डाटा इनक्रिप्शन और यूजर ऑथेंटिकेशन, इंटरऑपरेबिलिटी है, ठीक है। 24/7 उपलब्धता है। कोई नागरिक अपने मोबाइल में ही उमंग ऐप का प्रयोग कर ईपीएफओ अकाउंट अथवा गैस सिलेंडर बुक सेवा ले सकता है। शाबाश। अतः कहा जा सकता है कि डिजिटल समझौता बढ़ाने व सेवाओं को हरित गुणवत्तापूर्ण नागरिक तक पहुँचाने में उमंग योजना भारत सरकार के एक सराहनीय प्रयास है। बहुत अच्छा लिखा आपने। आप क्वेश्चन की डिमांड को आराम से फुलफिल कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, विवेचना करना आपको, ठीक है, उनकी चैलेंजेस का। इसके प्रभावकारी और लाभकारी बनाने के साधन क्या है, सॉल्यूशन भी बताना है। नाबार्ड के अनुसार स्वयं सहायता समूह गरीबों, विशेषकर महिलाओं का एक छोटा स्वैच्छिक समूह होता है जो बचत करने और आंतरिक ऋण देने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से एकत्रित होता है। मात्रा आदि। चुनौतियाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं,
मार्च 2021 तक दक्षिण राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश संबंधित स्वयं सहायता समूह का योगदान 71%। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार उच्च गरीबी में बने हुए, यहाँ रूढ़िवादी प्रतिशततावाद की गहरी जड़ें हैं। ठीक है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पास व्यवहारिक और लाभदायक आजीविका अपनाने के लिए विशेषज्ञता का अभाव है, बुनियादी ढांचे की कमी है। अधिकांश स्वयं सहायता समूह वहाँ से संबंधित जहाँ न तो रेल कनेक्टिविटी हो, ना ही विद्युत सप्लाई। प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण का अभाव, सदस्य के प्रशिक्षण में सरकार की उदासीनता, स्वयं के बलबूते पर कार्य। ठीक है। राजनीतिकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप के मंच पर बन गए हैं। सुरक्षा का अभाव है, जमा राशि आदि सुरक्षित नहीं है। प्रभावकारी लाभदायक उपाय, सदस्य के प्रशिक्षण जैसे नमो दीदी, ड्रोन जैसी योजना द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिला से तकनीकी प्रशिक्षण। ड्रोन दीदी कृषि में भी लाभदायक। देश में ऋण की कमी वाले राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की वृद्धि करनी चाहिए। बुनियादी ढांचे की तेजी से विस्तार करना चाहिए, मतलब जिसमें IT सेवाएं क्षमता निर्माण पहलों पर ध्यान देना चाहिए। एक अलग स्वयं सहायता समूह केंद्र बनाए, आंकड़ों के एकत्रीकरण, पारदर्शिता को बढ़ावा दे। स्पष्ट कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपन को साकार करने में इनकी भूमिका उल्लेखनीय है। आपने अच्छा लिखा है, एकदम क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल किया है। ठीक है। नीति आयोग के उद्देश्य और संरचना की व्याख्या कीजिए। इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है, आपका अचीवमेंट भी बताना है, इसके उद्देश्य बताना, संरचना भी बतानी है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग को पुनः स्थापित कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कार्यकारी निकाय के रूप में की गई। ठीक है। उद्देश्य, शाबाश, आपने फ्लो चार्ट का अच्छा यूज किया है। नवाचार को प्रोत्साहन देना, अटल नवाचार मिशन, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, केंद्र राज्य की भागीदारी। संरचना, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सचिव प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिव स्तर का अधिकारी, शासी परिषद राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्रों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, विशेषज्ञ जैसे कृषि मिशन, शिक्षा आदि में। ठीक है। उपलब्धियाँ क्या है इसकी, आर्थिक विकास नियोजन नई 875 रणनीति 2022-23 तक 9.7 आर्थिक विकास में $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था। सामाजिक विकास में कल्याण, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, पिछले जिलों को उत्थान, नेशनल हेल्थ स्टिक स्वास्थ्य सेवा वितरण। ठीक है। नवोन्मेषीय प्रौद्योगिकी AI का राष्ट्रीय रणनीति, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार क्षमता मापन, पर्यटन के चैंपियन, उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन। ठीक है। शिक्षा, युवाओं को सशक्तिकरण, अटल टिंकरिंग लैब, रचनात्मकता, नवाचार, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा। भारतीय आसियान युवा शिखर सम्मेलन की भारतीय आसियान देशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान सहयोग को बढ़ावा। शहरी विकास बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सिटी मिशन, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी राज्य सरकार के सहयोग से। डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन, PM जनधन, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग बॉटम अप्रोच के अपनाते हुए राज्यों के सहयोग से एक सुनहरे भविष्य विकसित भारत 2047 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है। तो शिवम का अगर इस जो भी लिखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, कंक्लूजन भी आपका अच्छा जा रहा है। ठीक है। मेन बॉडी में आप क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है। जहाँ फ्लो चार्ट बना रहे हो। ठीक है। अच्छा है, कंटिन्यू करते रहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो शिवम की और एक और कॉपी चेक करते हैं अपन। कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है, आपको रीजन बताने, कारण बताने कौन से। भारत कश्मीर मुद्दे में किसी भी प्रकार का बाह्य मध्यस्थता का विरोध करता है। इसके पीछे कई संवैधानिक, कूटनीतिक और रणनीतिक कारक है। सही है। मैप बना दिया, बहुत अच्छा है। ठीक है। आप यहाँ पे POK चाइना ओके। ठीक है। मध्य से विरोध के कारण, भारत का आधिकारिक रूप द्विपक्षीय मामला 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में दोनों देशों ने इस मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने की बात की। ठीक है। संयुक्त संप्रभुता अखंडता का मुद्दा है, मध्यस्थता स्वीकार करना भारत की संप्रभुता और एकता के खिलाफ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोकना है, भारत नहीं चाहता कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाले व पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिले। ठीक है। विफल अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का अनुभव, संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप 1948 के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है, अतः अब तीसरे पक्षी मध्यस्थता विवाद को और जटिल बना सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, कश्मीर समस्या का मूल कारण पाक प्रायोजित आतंकवाद है। मध्यस्थता के माध्यम से इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना भारत को सुरक्षा नीति के खिलाफ होगा। एकदम सही बात है। अतः स्पष्ट है कि भारत को कश्मीर मुद्दे पर बिना किसी मध्यस्थता के द्विपक्षीय वार्ताओं संवैधानिक तरीके से निर्णय लेने की पेशकश करता है। एकदम सही बात है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है।
वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान न्यायिक अंग के रूप में नीदरलैंड में हुई थी, जिसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों को कानूनी व शांतिपूर्वक समाधान देना है। अधिकार क्षेत्र कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं, वैधता व निष्पक्षता, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष मंच जहां राष्ट्र अपने कानूनी विवाद सुलझा सकते हैं, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, संयुक्त राष्ट्र के अंगों व एजेंसियों के अनुरोध पर कानूनी सलाह दे सकता है, सहमति पर आधारित, केवल राज्य जिन्होंने विशेष परिस्थिति में स्वीकार किया है वे मामले में पक्षकार बन सकते हैं। सीमाएं क्या है? स्वतंत्रता, निष्पक्षता, अवसर और सवाल उठता रहता है। ठीक है। निर्णयों का परिवर्तन राष्ट्रों पर निर्भर है, कोई अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता नहीं। सुरक्षा परिषद का प्रभाव, वीटो से न्यायालय की शक्ति कम, एकदम सही बात है। अनिवार्य अधिकार क्षेत्र नहीं है। कुल मिलाकर आईसीजे का अधिकार क्षेत्र राष्ट्रों की सहमति व अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या पर आधारित है, किंतु इसकी कमियों को दरकिनार करते हुए इसमें सुधार की अपेक्षित है, जैसा कि भारत विभिन्न मंचों जैसे G20 में सुधार की मांग उठाता रहा। ठीक है। वन बेल्ट वन रोड के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। वन बेल्ट वन रोड चीन एक वैश्विक आर्थिक व भू राजनीतिक रणनीति है जो चीन के महाशक्ति बनने की दिशा में महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, एकदम सही बात है। भारत चीन संबंध वन बेल्ट वन रोड के संदर्भ में क्षेत्रीय अखंडता पर खतरा है। ठीक है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पीओके हिस्सों से गुजरता है, भारत देश अपनी संपूर्ण क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मारता है। एकदम सही बात है। चीन का रणनीतिक प्रभाव आपने बनाया है। ठीक है। वन बेल्ट वन रोड के तहत चीन द्वारा विभिन्न देशों में अवसंरचना निर्माण, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसके जरिए चीन अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए छोटे देशों पर भू राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। एकदम सही बात है। भारतीय कनेक्टिविटी रणनीति पर प्रभाव, भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा वैकल्पिक संपर्क तंत्र विकसित करने का प्रयास किया। वन बेल्ट वन रोड से भारत की प्रतिस्पर्धा है। भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में तनाव, डोकलाम गलवान, ठीक है, कारण ही है आपसी विश्वास में कमी है। कूटनीतिक मंचों पर विरोधाभास, भारत द्वारा वन बेल्ट वन रोड का बहिष्कार, किंतु पड़ोसी देश बांग्लादेश श्रीलंका द्वारा समर्थन, संघाई सहयोग संगठन आदि में भारत का विरोध को सामना। कुछ आलोचक इसे सकारात्मक पक्षों भी स्वीकार कर रहे हैं। वन बेल्ट वन रोड को पारदर्शी संपूर्णता ध्यान रखते हुए समावेशी तरीके से लागू किया जाए तो यह आर्थिक विकास का रास्ता बन जाएगा। चीन को भारत की चिंता को गंभीरता से समझना होगा, आपसी वार्ताओं में सहयोग करना होगा। गौरतलब है कि वन बेल्ट वन रोड जो कि चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ने भारत व चीन के संबंधों को और जटिल बनाए। चीन को केवल इसे आर्थिक परियोजना के रूप में समर्पित न करते हुए विकास व समावेशिता को भी ध्यान रखना होगा, तभी भारत व चीन के आपसी विश्वास में वृद्धि होना संभव है। ठीक है, थोड़ा निष्कर्ष और सटीक लिखने का प्रयास करो। ऐसे ठीक है, परंतु थोड़ा सटीक लिखने का प्रयास करोगे तो एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य तनाव बिंदु कौन कौन से हैं आपको एड्रेस करना है, ध्यान से समझ लेना। नेपाल भारत एक प्रमुख पड़ोसी देश है। सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों का नेपाल भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ठीक है, आपने एग्जाम्पल बना दी है। ठीक है। मुख्य तनाव के बिंदु, हाल में नेपाल सरकार ने जारी 100 रुपये के नोट के मानचित्र में काला पानी, लिम्पू यादरा व लिपुलेख को नेपाल के मानचित्र में दर्शाया। काले पानी व सुस्ता तीस्ता जल विवाद। ठीक है। मधेसी आंदोलन 2015 से संबंधित विवाद, नेपाल के संविधान निर्माण में भारत पर हस्तक्षेप का आरोप, नेपाल में बढ़ता चीनी प्रभाव के कारण उत्पन्न विवाद, भारत में नेपाल के रास्ते जाली करेंसी, नशीले पदार्थ, मानव तस्करी आदि के संबंधित विवाद, कोसी सहित अन्य नदियों के जल प्रबंधन व तटबंध के रख रखाव से संबंधित विवाद नेपाल की राजनीति में एक विवाद का अहम मुद्दा है। अतः कहा जा सकता है कि नेपाल, जिसका भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, भारत को भू राजनीतिक तौर पर चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में मानना है। अतः उत्पन्न विवादों को दूर करते हुए व्यापार बढ़ाने व नेपाल में बुनियादी ढांचे में निवेश करते संबंध को फिर से ट्रैक पर लाना होगा। एकदम सही बात है। क्या सुरक्षा परिषद सदस्यता को भारत प्रबल दावेदार है? हाँ, तो कारण बताने पड़ेंगे। इस समय में तार्किक उत्तर दीजिए, एकदम लॉजिकल देना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इस काम पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, यूएन चार्टर में किसी भी बदलाव की मंजूरी देना है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में सदस्यता का भारत प्रबल दावेदार है, क्योंकि वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 देश स्थायी सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जिन्हें वीटो अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः स्थायी सदस्य केवल कुछ देशों तक सीमित रहकर कहीं न कहीं अभिजात्यवाद का बहुत कराती है। तो सुरक्षा परिषद का स्थापना सदस्य होने के नाते भारत भी दावेदारी करता है, क्योंकि भारत विशाल जनसंख्या वाला लोकतंत्र है, जिसके 50% अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। ये बनना चाहिए सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बस उतना नहीं।
भारत आर्थिक रूप से प्रगतिशील है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं परचेजिंग पावर पैरिटी में 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सर्वाधिक वित्तीय योगदान देने वाले देशों में से एक है। बहुपक्षीय संस्थाओं को लोकतांत्रिकरण के लिए ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। भारत को अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ाने हेतु ताकि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सके। बदलते भू परिदृश्य में हिंद प्रशांत पर ध्यान केंद्रित किंतु उसका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिचय नहीं आता। भारत एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कार्यक्रम होते हैं उसमें भारत की आर्मी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती है, वो भी आपको जरूर लिखना चाहिए। उपयुक्त तथ्यों के साथ ही भारत का सुरक्षा परिचय लोकतांत्रिकरण का उद्देश्य चीन के बढ़ते रवैये को भी संतुलित कर भारत को वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व दिलाना। ठीक है। जलवायु परिवर्तन को विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिए। प्रभाव पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। विवेचन करना तो सबसे नेगेटिव ही है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक गंभीर चुनौती बन चुका है, जिसका अत्यधिक प्रभाव विकासशील देशों पर उनके सामाजिक आर्थिक कमजोरी व तकनीकी संसाधन का अभाव में पड़ा है। कृषि में खाद्य सुरक्षा पर भारत में 2023-24 के खरीफ सीजन में अल्पवृष्टि में एल नीनो के प्रभाव से चावल और दाल उत्पादन घटा है। जल संसाधनों पर संकट है। पाकिस्तान सिंधु नदी जल प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता ग्लेशियर पिघलने से अस्थिर होती जा रही है। स्वास्थ्य समस्याएं 2023 में भारत में हीट वेव के कारण कई राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। लगभग 10,000 से अधिक मृत्यु। भारत मौसम संस्थान प्रवास में आजीविकाओं पर संकट है। बांग्लादेश समुद्री जल स्तर बढ़ने पर हर साल लाखों लोग आंतरिक प्रवासन के लिए मजबूर होते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 2023 में केन्या में बाढ़ से कृषि एवं पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति 2023 में मोजाम्बिक में स्थित फ्रेडी चक्रवात से हजारों लोग विस्थापित हुए। बुनियादी ढांचा कमजोर है, सीमित वित्तीय संसाधन है, तकनीकी अविकसितता है, जागरूकता में कमी है, जनसंख्या दबाव है, संस्थागत कमजोरी है। उपाय व नीति निर्देशन, ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, स्थानीयकृत अनुकूलन रणनीतियाँ, सूखा रोधी फसलें, वर्षा जल संचयन, क्षमता निर्माण और शिक्षा, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित रोजगार संसाधनों का सतत उपयोग। अतः जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों के अस्तित्व के लिए चुनौती है। इसी अनुकूल संबंध के लिए वैश्विक स्थानीय सहयोग संभावी है, जिनमें प्रतिवर्ष UNFCCC के रूप के को बैठक सराहनीय प्रयास है। इसमें अगर एक और एक पॉइंट आप डाल सकते हो कि इंडोनेशिया जो है उसके जो बहुत सारे द्वीप वो डूबने वाले हैं। ठीक है। मलेशिया हो गया, इधर मालदीव हो गया। ठीक है। भारत का जो तटीय एरिया है अंडमान निकोबार, इनके डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। भारत प्रवासी नीति क्या है? वर्तमान में प्रवासी समझ क्या चुनौतियाँ हैं? भारतीय प्रवासी नीति में उन कदमों को दर्शाती जिनके माध्यम से अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्तियों के हितों का पोषण उनकी सुरक्षा करता है। वर्तमान में लगभग 32 मिलियन प्रवासी भारत विभिन्न देशों यथा अमेरिका, गल्फ देशों, यूरोपियन देशों से रहकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एवं भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहे हैं, किंतु उनके समक्ष चुनौतियाँ भी है। ठीक है। आर्थिक चुनौतियाँ क्या है? विभिन्न कारणों से रिवर्स माइग्रेशन, तो प्रेषण में गिरावट जिससे कार्य की अच्छी दशाएं नहीं, वैश्विक मंदी, अवसरों में कमी, संरक्षणवादी नीतियाँ है। ठीक है। अमेरिका H1B वीज़ा प्रतिबंध। ठीक है। मेजबान देशों में सीमित राजनीतिक भागीदारी, जटिल मतदान प्रक्रिया व आवास आवश्यकताएं, राजनीतिक अस्थिरता जिसे रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी एशिया में शांति व इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। ठीक है। शोषणकारी नीतियाँ जैसे पश्चिमी एशिया में काफिला व निकात जैसी प्रथाएं हैं। ठीक है। श्रमिक आंदोलन और अधिकारों को प्रतिबंधित करना, प्रवासी एकता का अभाव है, सभी की आवश्यकताएं व प्राथमिकता अलग अलग है। अतः कहा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। 2023 में GDP 3.2 प्राप्त हुआ प्रतिशत। अतः विभिन्न देशों में इनके संरक्षण के प्रयास सरकार को करना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 मार्च को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 मार्च को मनाया जाता है। आई थिंक जब गांधी जी आए थे जनवरी में तब मनाया जाता है। एक बार थोड़ा चेक कर लेना इस फैक्ट को। जहाँ तक मुझे लगता है गांधी जी जब 9 जनवरी को आए थे उसी दिन से तो मनवाते हैं अपन प्रवासी दिवस। तो एक बार चेक कर लेना इसको। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर टिप्पणी कीजिए। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की एक रणनीतिक हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी व रक्षा सहयोग बढ़ाना है। ठीक है। रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे युद्ध अभ्यास व मालाबार, कोसा बेका जैसे समझौते। ठीक है। हिंद प्रशांत रणनीति, मुक्त, स्वतंत्र व समावेशी चीनी आक्रामकता का संतुलित करना, प्रौद्योगिकी नवाचार, ICT पहल, जेट इंजन तकनीकी साझाकरण, वैश्विक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोधी रणनीति, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, भारत की भूमिका, क्वाड, ITUT जैसे मंचों पर अमेरिका के साथ घनिष्ठता,
2+2 वार्ता का महत्व, रणनीतिक संतुलन, चीन की ताकत को रोकना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आत्मनिर्भर भारत में सहायक, कूटनीतिक सहयोग, G20 सुरक्षा परिषद में परस्पर सहयोग, आर्थिक अवसर, आपसी निवेश व आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण। चुनौतियाँ क्या है? अमेरिका द्वारा टैरिफ वॉर, भारत रूस संबंध, भारत की रूस यूक्रेन मुद्दे पर तटस्थता, ईरान से भारत के बढ़ते संबंध, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाम अमेरिका का दबाव, अमेरिका का H1 वीजा प्रतिबंध। अतः वर्तमान में बढ़ते हुए भारत अमेरिका के सुदृढ़ संबंधों को मजबूत करने के लिए 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद रक्षा तक सीमित न हो, आर्थिक नीति व तकनीकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर विस्तृत हो। अतः भारत को भी चुनौतियों को दूर करते हुए राष्ट्र हित में इनका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं बताऊँ, कुछ क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर बेस है ये सारे क्वेश्चन, तो इनका चांसेस बहुत कम होता है रिपीट होने का, तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखो। अश्विन भी यही गलती कर रहा था वो, तो आप थोड़ा ये रखिए, क्योंकि उस टाइम चर्चा में था तो इसलिए पूछा गया, तो अभी के लिए जो होगा वो ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कवाड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? अब देखो, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर क्वेश्चन था। क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन की विस्तारवादी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर चतुर्भुज सुरक्षा का संवाद कवाड़ का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, ठीक है। मुख्य तथ्य, मालाबार अभ्यास के उद्देश्य भागीदार देशों की नौसेना में क्षमता बढ़ना, हिंद प्रशासन क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करना, चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को संतुलित करना, क्वाड देशों की एकता और समन्वय का प्रदर्शन। सैन्य शक्ति प्रदर्शन, चीन को क्षेत्रीय एकता का संदेश, चीन के एकाधिकार बर्दाश्त नहीं, नौवहन स्वतंत्रता की सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन होगा, रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, चारों देशों में आपसी सैन्य विश्वास में तालमेल, चीन का प्रति संतुलित करना, क्वाड के रक्षा आयाम, इसे मिनी नोटो नाम से भी जाना जाता है, कि हम पर हमला, सब पर हमला, सीमाएं सीमित सैन्य से पर रोकथाम सीमित, क्षमता सीमित है, चीन की अधिक आर्थिक पकड़ है इस क्षेत्र में मजबूत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आंतरिक मतभेद, आपसी हित अलग अलग, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है, चारों देशों से व्यापारिक रूप से चीन जुड़े हैं, अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व बनाना, भारत क्षेत्रीय सीमा सुरक्षा को। दूसरी बात आपने इसमें ये भी लिखना चाहिए, क्वाड के कारण इसको काउंटर करने के लिए रशिया, पाकिस्तान, चाइना, इनका भी एक ग्रुप बन सकता, तो वो ज़्यादा भारत के लिए चिंताजनक हो जाएगा। स्पष्ट है कि मालाबार अभ्यास एक सैन्य अभ्यास मात्र है, ना कि सैन्य गुट, तब भी क्वाड के द्वारा भारत के राष्ट्रीय हितों में चीन को संतुलित करने में क्वाड और मालाबार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका विवेचना कीजिए, तो आपको लगता है कौन कौन से कारक हैं? भारत और नेपाल के मध्य अद्भुत मैत्री संबंध का सहयोग है, जिसकी पहचान मुक्त सीमाओं में रोटी बेटी संबंध इत्यादि से है। ठीक है, हिमालय चतुर्भुज, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान की बैठक, भारत विरोधी नजरिया, नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट रहता, चीन द्वारा नेपाल में बुनियादी ढांचा निर्माण, उदाहरण पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेपाल भारत की वन बेल्ट वन नीति, भारत की वन बेल्ट वन रोड की पहल का हिस्सा, अरे भारत की शैली है, चाइना की है, थोड़ा ध्यान दो। वर्तमान नेपाल सरकार चीन का समर्थन, जब भारत को अनबन था 2020 के काल्पनिक हुआ था, चीन की ओर झुकाव। ठीक है, चीन का नेपाल का आंतरिक राजनीतिक हस्तक्षेप, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से एकता, चीन नेपाल सैन्य अभ्यास, सागरमाथा फ्रेंडशिप, चीन द्वारा नेपाल को सीमा सुरक्षा तकनीक आदि प्रदान करना। अतः भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए समाधान जरूरी है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, रोटी बेटी संबंधों को प्रोत्साहन, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समाज सुदृढ़ीकरण, वित्तीय सहायता, विलंबित परियोजनाओं का तीव्र निर्माण। अतः नेपाल से अच्छे संबंध बनाने के परिप्रेक्ष्य में वेग बदल की अवधारणाओं को त्यागते हुए वार्ता प्रक्रिया, निवेश में सांस्कृतिक जुड़ाव की जरूरत है, तभी चीन को प्रति संतुलित प्रभावी होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि पहली बात देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहे कि भाई भारत और नेपाल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें चीन का क्या रोल है। अब जैसे मैं कुछ बताता हूँ, देखो पहली बात कि भारत पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, तो चाइना ने उसको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया, जैसे कलकत्ता बंदरगाह ये यूज़ करते थे, उन्होंने अपना पोर्ट यूज़ करने की सलाह दी है, वहाँ तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण स्वाभाविक सी बात है कि वो भारत से निकल कर चाइना की तरफ जा रहे हैं, उनको सैन्यकरण भी किया जा रहा है उनका। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी वो आके कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर मधेसी विवाद होता है, उसके कारण ऐसे लॉजिकल आपको रीजन देने पड़ेंगे। ठीक है, कि ताकि मतलब चाइना क्या इन्वॉल्वमेंट कर रहा है नेपाल में, उसके कारण कैसे भारत और नेपाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है।
आर्कटिक परिषद की संरचना कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आर्कटिक परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा के माध्यम से हुई थी। इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का सतत विकास को बढ़ावा देना है। संरचना स्थायी सदस्य कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। स्थायी भागीदार आर्कटिक क्षेत्र के मूल जनजाति एवं समुदाय। पर्यवेक्षक देश भारत, चीन, जापान, जर्मनी। कार्यकारिणी निर्णय सर्वसम्मति से। कार्य समूह वैज्ञानिक निगरानी नीति सुझाव का। आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम, कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फॉना एंड फ्लोरा। राजनीतिक मुद्दों से दूरी, सुरक्षा व सैन्य मुद्दे शामिल नहीं, अतः सहयोगात्मक मंच। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य यथा पर्यावरण निगरानी, जैव विविधता संरक्षण, आपातकालीन प्रक्रिया, सतत विकास को बढ़ावा, संबंधित परिस्थिति की रक्षा। शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, केवल पर्यावरण तक सीमित, सुरक्षा वाता नहीं। कानूनी सीमाएँ, कानूनी बाध्यता का अभाव है। निर्णय सर्वसम्मति से, अतः विलंबित प्रक्रिया। रूस यूक्रेन युद्ध से अस्थिरता। पर्यवेक्षकों की सीमित भूमिका, नीति निर्माण में भाग नहीं है। हालांकि आर्कटिक परिषद एक शांति व सहयोग आधारित मंच है, परंतु बदलते वैश्विक भूपरिदृश्य में इसे अधिक लचीला, समावेशी और प्रभावशाली बनाए जाने की जरूरत है। अफगानिस्तान भारत के सॉफ्ट पावर राजनीतिक कारणों का मूल्यांकन कीजिए। अफगानिस्तान ग्रेट होम्स और साम्राज्य के कब्रिस्तान का केंद्र रहा है। भारत के साथ गंधार के संबंध महाभारत काल से चले आ रहे हैं। ठीक है। सॉफ्ट पावर के राजनीतिक कारण, भारत में अफगानिस्तान नीति में सैन्य शक्ति की जगह सॉफ्ट पावर पर बल दिया गया। संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता। कारण, रणनीतिक तटस्थता बनाए रखना। अफगानिस्तान क्षेत्र संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पहल के लिए महत्व है। भारत की सामरिक सुरक्षा है। ठीक है। पाकिस्तान प्रभाव को संतुलित करना, एकदम सही बात है। पाकिस्तान की हार्ड पावर नीति, तालिबान के समर्थन को जगह भारत लोकप्रियता व जनविश्वास को चुना है। क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान है। एक शांत व स्थिर अफगानिस्तान भारत की ऊर्जा व्यापार दृष्टि से लाभकारी है। दीर्घकालिक संबंध निर्माण, स्थायी जन समर्थन में संस्थागत संबंधों के द्वारा। यूरोप, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के संपर्क बनाए रखना। IMEC कॉरिडोर, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पहल, तापी परियोजना। चीन की वन बेल्ट वन रोड रणनीति, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति को संतुलित करने के लिए। पड़ोसी पड़ता में लुक वेस्ट भारत की पहलों के लिए भी है। ठीक है। चुनौती, तालिबान का सत्ता में आना, सीमित राजनीतिक संवाद है। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती भूमिका है। भौगोलिक पहुंच की समस्या है। आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद आदि के पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी आदि। गौरतलब है भारत की अफगान नीति का आधार सॉफ्ट पावर रहा है, जिसमें वहाँ की जनता विश्वास का जुड़ाव बने, परंतु तात्कालिक राजनीतिक अस्थिरता के आगे बढ़कर भारत को सॉफ्ट पावर व कूटनीतिक प्रयासों से अफगान नीति को प्रतिसंतुलित होगा। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखना कि भारत डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर बिलीव करता है, इसलिए भी भारत इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। ये चीज़ भी याद रखना। तो स्वाभाविक सी बात, अपन हार्ड पॉलिसी कैसे अपना सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपन लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा एड्रेस करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब्राहम समझौता पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत है, व्याख्या कीजिए। कैसे बताना है। अब्राहम समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक सामूहिक समझौता जो मध्य पूर्व में शांति को बढ़ावा देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता है। नई शुरुआत कैसे है। फारस की खाड़ी में स्थिरता बनाए रखने और संघर्ष को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा फ्रेमवर्क है। अरब व इजराइल के बीच रास्ता खोलकर 2 स्टेट सॉल्यूशन मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है। 2021-22 समझौते के परिणाम स्वरूप अरब देशों व इजराइल के बीच 74% व्यापार में वृद्धि हुई। इजराइल में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों यथा यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की यात्रा हेतु अन्य समुदायों को अनुमति देता है। इजराइल UAE जॉर्डन के बीच प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एड ब्लू एग्रीमेंट हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के कई छात्रों ने इजरायली विश्वविद्यालय में नामांकन करवाए हैं। बहरीन ने भी साझा शैक्षणिक गतिविधियों की संभावना को अपनाया है, लेकिन फिर भी कुछ उभरती चुनौतियों को विद्यमान है। ईरान के प्रति शत्रुता है, आंतरिक विरोध है, फिलिस्तीन का मुद्दा है, चीन की सऊदी ईरान कूटनीति है, पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक संगठन और आतंकवादी संगठन है। अतः अब्राहम समझौता, जो कि पश्चिम एशिया में शांति सुनिश्चित कर एक शांत व वैश्विक सहयोगी विश्व के निर्माण पर बल देता है, किंतु वर्तमान चुनौतियों को नजरअंदाज न करते हुए बहुपक्षीय सहयोग में सामूहिक सुरक्षा द्वारा इन चुनौतियों को दूर करना होगा। ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। तो भाई समझ बात क्यों जरूरत है। भारत की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे मतलब वर्ल्ड की अब तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। अभी तो भारत को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, अर्बनाइजेशन करना है, तो स्वाभाविक सी बात है लोगों गरीबी से बाहर निकालोगे तो वो स्वाभाविक सी बात है वो तो यूज करेंगे ना, तो एनर्जी तो बहुत ज़रूरी है।
भारत में बढ़ती जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के साथ ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, तो भारत के आर्थिक व विकास में सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा पर निर्भर है, उद्योगों में निर्माण क्षेत्र को निरंतर ऊर्जा चाहिए। गति शक्ति मेक इन इंडिया जैसे अभियान ऊर्जा पर निर्भर है। परिवहन में शहरीकरण ऊर्जा द्वारा मांग में वृद्धि है। ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता है। ठीक है। सहयोग सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता लगभग 70%। इराक भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता लगभग 22%। संयुक्त अरब अमीरात क्लीन एनर्जी में सहयोग, तेल गैस आपूर्ति इरेना के जरिए सहयोग। कुवैत ईरान पूर्व में दीर्घकालिक साझेदार है। ओपेक में भारत की बढ़ती सक्रियता। G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठकों में भारत पश्चिम एशिया संवाद। चुनौतियाँ क्या है? तेल कीमतों में अस्थिरता है, बहु राजनीतिक तनाव है। ठीक है। भुगतान प्रणाली डॉलर पर निर्भरता एक आयामी निर्भरता का खतरा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा व आर्थिक पश्चिम एशिया के साथ स्थिर बहुआयामी रणनीतिक सहयोग पर निर्भर है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों से देखते हुए भारत को पश्चिम एशिया से ऊर्जा निर्भरता धीरे धीरे करके नवीकरणीय ऊर्जा पर स्थानांतरित करना बेहतर विकल्प होगा। हाँ, एकदम सही बात है, क्योंकि जब खाड़ी प्रदेशों में जब भी थोड़ा बहुत भी अनस्टेबिलिटी होती है तो भारत में जो है फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे भाई बहुत राजनीतिक गर्म होती है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ की आप मूव ऑन करो, अल्टरनेटिव एनर्जी है उसको, रिसोर्स को अपनाओ। भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। विश्व बैंक भारत के सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में वित्तीय, तकनीकी व संस्थागत सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। आर्थिक समावेशन व गरीबी उन्मूलन सहयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी परियोजना में वित्तीय सहायता, महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में निवेश, समग्र शिक्षा अभियान, कोविड-19 पोषण अभियान में मदद, बाल पोषण, मातृ स्वास्थ्य में शिक्षु मृत्यु दर में गिरावट, प्रयासों में तकनीक में समर्थन है। कौशल विकास व मानव पूंजी, स्किल इंडिया मिशन, संकल्प जैसी योजनाओं में सहयोग है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय संरक्षण, राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, ऊर्जा कौशल भवन में सहयोग, भारतीय क्लाइमेट एजीमेंट अवसंरचना विकसित करने में वित्तीय सहायता है। कृषि और जल संसाधन प्रबंधन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरीगेशन पर विश्व बैंक का फोकस। कृषि में क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। सीमाएं क्या है? कर्ज पर निर्भरता, दीर्घकालिक ऋण जाल, शर्तों के साथ सहायता, जमीनी क्रियान्वयन की समस्याएं, जनसंवाद की कमी, पर्यावरणीय आलोचना, बड़ी बांध परियोजना जैसे। अतः विश्व बैंक के भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन चुनौतियों दूर करने के लिए भारत को साझेदारी मॉडल पर काम करना चाहिए, स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है। आप इंट्रोडक्शन सही लिख रहे हो, कंक्लूजन जो आपको फैक्ट नॉलेज है बहुत अच्छा है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन अश्विन की कॉपी चेक करेंगे। ठीक है। बाय बाय।